हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा नीट 2025 का मॉक रहेगा फिजिक्स का, जो कि ऑलरेडी मैंने दो तीन पेपर ऑलरेडी डाल चुका हूँ जो आपने बिल्कुल देखे नहीं है। वही बच्चा मेरे को फिर से मैसेज करता है कि आपने न्यू लाइए लाइए न्यू पेपर लाइए, बट ऑलरेडी आपको बहुत सारे पेपर मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ। प्लीज गो थ्रू द प्ले लिस्ट, यू विल फाइंड सो मेनी ऑफ द पेपर ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स लगभग मैंने 10 से 12 पेपर मैंने मॉक पेपर डाल चुका हूँ। पिछले साल का सेम सिलेबस था आपका, इस साल का भी आपके 5 पेपर में डाल चुका हूँ। आप प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए, यू विल फाइंड सो मेनी पेपर। तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज एक बार अच्छे से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ना मैंने मेंबर में वगैरह दे रखा है, कुछ भी नहीं। प्लीज गो थ्रू दैट टेस्ट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ए। 12.75 electron volt electron beam is used to bombarded gas hydrogen at the room temperature, then the wavelength emitted r। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है कितना आ जाएगा। बम्बार्डेड अगर हाइड्रोजन गैस की अगर मैं को ऊपर डालूंगा तो -13.6 प्लस कितना है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लगभग कितना आंसर आ रहा है इसका -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा। तो ये आपको एन आपका करस्पॉन्ड टू कितना आ जाएगा, ये 4 के इक्वल देखने को मिल रहा है मेरे को, एन इक्वल टू 4। तो जब एन से अगर आप करोगे तो ये आपका लाइमन सीरीज में भी जाएगा, फिर एन से लेके 3 पे भी जाएगा, 3 से लेके 2 पर भी जाएगा, 2 से लेके 1 पर भी ये जाएगा। ठीक है, 4 से लेके डायरेक्ट 2 पे भी जा सकता है, 4 से लेके 3 पर भी जा सकता है, 4 से लेके 2 पर भी इस तरीके से आपका जाते हुए देखने को मिलेगा। तो आपको ये रेडिएशन कहाँ पे पार्शियल में भी दिखेगा, लाइमन में भी दिखेगा, बामर सीरीज में भी दिखेगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द आइसोटोपिक मास दे रखा है आपका Li 7 और 3 is 7.016005 U and those of the H atom and the neutron are respectively। ये सब चीजें दे रखी है। देन द बाइंडिंग एनर्जी, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी का हमारा। लगभग बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होगा 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन प्लस 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ओके, और माइनस मास ऑफ द लिथियम जो आपको मेटल दे रखा होगा। ठीक है, इंटू कितना दे रखा, इंटू हमारा 931 MeV हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू डालनी है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको वैल्यू डालनी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यू है तो ये मैं नहीं डालूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूँ मैं। 339.2 MeV आपका आंसर है। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल V एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल देन एक्सेलरेटेड ऑफ द मास ऑफ द, ओके। अगर आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/v। ठीक है, तो मास ऑफ द, अगर आपको अल्फा पार्टिकल के अगर देखना होगा तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना होता है बता दीजिए। 4m होता है ना मास ऑफ द प्रोटॉन से, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कितना होता है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो कि आपका लगभग कितना होता है मास ऑफ द प्रोटॉन 4m होता है, और चार्ज कितना होता है इसके अंदर 2e। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है, तो आपका लैम्डा डैश आ जाएगा, लैम्डा डैश आ जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू 2 है ना 2m/v। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन में अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा 2√2। ठीक है, इस तरीके से आपका 2√2 थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। समझ गए, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A metal surface is illuminated by the light of the two different wavelength, 248 nanometer and 210 nanometer. The maximum speed of the photoelectron corresponding to those wavelengths are u1, u2 respectively. The ratio of u1, u2 2:1 and the hc is equal to given and work function of the metal nearly। बहुत ही आसान है। हमारा काइनेटिक एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी दोनों का भी निकालो। काइनेटिक एनर्जी आपका v स्क्वायर से इक्वल होता है, तो v स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 2:1, उनका होल स्क्वायर करोगे तो 4:1 आ जाएगा। 4:1 अगर मैं करूंगा इक्वल टू हमारा दोनों का वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, तो अगर हमें को 248 नैनोमीटर दे रखा है तो मेरे को लैम्डा निकालना है, सॉरी क्या निकालना है मेरे को यहाँ पे,
एच सी बाय 2v है ना, तो नैनोमीटर को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी में। तो एक मिनट सही कर रहा था मैं। लैम्डा मेरे को दे रखा है, लैम्डा मेरे को 248 दे रखा है। ईवी में करना है 248 नैनोमीटर को मेरे को करना है, तो 1240 एच सी बाय लैम्डा 248 एच सी बाय लैम्डा मेरा कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 मेरा कितना आ जाएगा लगभग, अगर आप दोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और दूसरा को भी सेम प्रोसीजर करोगे जिसमें 310 नीचे रखोगे, ठीक है, 310 नीचे रखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 3 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे लगभग यहाँ देख लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क, आपका कौन सा वर्क फंक्शन, और 4 माइनस वर्क फंक्शन। जब आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो लगभग 16 माइनस 4w इज इक्वल टू 5 माइनस w, तो लगभग आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा, वर्क फंक्शन का आपका आंसर आ जाएगा, आपका वर्क फंक्शन का आंसर लगभग आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 3, और 11/3 कितना आ जाएगा, 11/3 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो मेरा लगभग अप्रोक्सीमेट 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। मैं आपको डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि एन टाइम पे बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपका कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे से लिख के लेना, ठीक है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू 1 MeV, दैट द मोमेंटम विल बी, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा यहाँ पे बता दीजिए। मोमेंटम में पी कैसे डोनेट कर सकता हूँ, E/c। ई कितना दे रखा है आपका, ई दे रखा है 1 × 10⁶, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटोन इंटू ई 1.6 × 10⁻⁻19, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1.6 डिवाइडेड बाई सी आपको पता ही होता है 3 × 10⁸। बस फॉर्मूला था, फॉर्मूले में आपको वैल्यू डालनी थी, लगभग 0.53 × 10⁻21 -21 kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट फिल्म मेरे को दे रखी, ओके, ट्रांसपेरेंट फिल्म मेरे को दे रखी है, और मेरे को क्या निकालना है इसका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ इतना दे रखा है। हाउ मेनी फ्रिंज विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ द फिल्म इज रिमूव, ओके, तो कितना सेंटर में मेरे को फिल्म रिमूव करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार फ्रिंज का निकालने का, n इज इक्वल टू म्यू -1 t/λ। म्यू कितना दे रखा है हमको, म्यू दे रखा है 1.45 -1 इंटू टी कितना दे रखा है, कितने टाइम में मेरा को चाहिए, सॉरी थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.02 मिलीमीटर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। और लैम्डा कितना दे रखा है, 620 × 10⁻⁹, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में कर दिया मैंने। तो आपको इसको बस कन्वर्ट करना है, तो 0.45 इंटू आपका कितना आ रहा है 2 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 620 डिवाइड इंटू 10 × 10⁻⁹, ठीक है, -9, ठीक है, -9 -10 सॉरी -10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर क्या आते हुए देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका आंसर लगभग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन अ गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर जॉइंट बिटवीन द बी एंड डी फिगर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द आर आपको चाहिए, बहुत ही आसानी, P/Q इज इक्वल टू R/S, यही फॉर्मूला है, यही डालते रहिए। तो मेरा लगभग 100/R इक्वलेंट इक्वल टू मेरा 200/40, ठीक है। और R इक्वलेंट मेरा कितना आ जाएगा, R इक्वलेंट मेरा 20 ओम आ जाएगा। फिर R इक्वलेंट जब मैं निकालूंगा, R इक्वलेंट अगर मेरा निकालना है तो R × 100, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, ये मैंने इसको पूरा कंसिडर किया R इक्वलेंट, ठीक है, इसको R इक्वलेंट कंसिडर करके मैंने सॉल्व किया, R × 100 और R + 100 क्योंकि पैरेलल में है। तो लगभग मेरा आंसर क्या आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 ओम, मेरी आंसर आ
जाएगी। 25 ओम एकदम सही है, फर्स्ट का ऑप्शन मेरा एकदम सही। नेक्स्ट बार कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है मार्क एज 100 ओम, ओके। वी भी दे रखा है आपको। इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, इतना ड्रॉप हो गया, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस बाय द बल्ब इन 20 मिनट, 20 मिनट। पहले मैं आर निकाल लूँ। पी इज इक्वल टू आपको पता है वी स्क्वायर बाय आर, तो मेरा आर क्या आ जाएगा, पी बाय वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर कितना है मेरा 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी मेरा 100, तो मेरा आर लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे 529, ठीक है 529 ओम आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप इसको अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका क्या निकालना है यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस इन द बल्ब इन 20 मिनट, हीट एच निकालना है मेरे को। तो यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू से वी स्क्वायर बाय आर टी, ठीक है। इस तरीके से आपका एच निकल जाएगा। तो वी स्क्वायर कितना है आपका, जब आपका 115 हो गया, 115 हो गया, आर आ जाएगा, आर तो कॉमन रहेगा 529 इंटू टी कितना दे रखा है 20 मिनट, 20 मिनट को सेकंड में कर लो इंटू 60, तो लगभग जब आप इसको आंसर करोगे तो लगभग आपका आंसर कितना आ जाएगा 330,000 आपका जूल आंसर आएगा। करके देख लेना। इतने लेंदी सॉल्यूशन दे रखे हैं, मतलब वैल्यूज दे रखी है, तो आपको टाइम लगेगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको पता होगा तो फिजिक्स का लास्ट 2 ईयर से आपका थियोरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द कैलकुलेशन, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट एज कम्पेयर टू दैट। बट मुझे पता नहीं इस साल क्या होगा, इतना प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द बोथ द थिंग्स, ठीक है। टी जीरो है 10 ओम और 20 ओम दे रखा है। आइडियल इंडक्टर दे रखा है 10 ओम, 10H connected to the 2V battery as shown. The K is shorted at the time t is equal to 0. Find the initial and the final current through the battery. बैटरी से आपका करंट चाहिए। तो आई नॉट मेरा जब टी जीरो है तो मेरा आई नॉट आ जाएगा ई बाय आर प्लस 20। ई कितना है मेरा 2 और आर कितना है 10 प्लस 20, इस तरीके से आ जाएगा। जब मेरा टी इंफिनिटी पे है, टी इंफिनिटी पे है तो ई बाई 20 डायरेक्ट, आर का वैल्यू ही नहीं आएगा। ई बाई 20 जो कि 2/20 इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर इंफिनिटी के लिए, और A15 के लिए मेरा ए एम्पियर के लिए मेरा डायरेक्ट 1/15 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/15 और A1 फर्स्ट ही ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर दे रखा है हमें, चेंज फ्रॉम दिस वर्क डन इज W, देन द पोटेंशियल डिफरेंस चेंज फ्रॉम दिस देन विल बी वर्क डन, क्या आपको बताना है। तो काफी आसान है, W इज इक्वल टू 1/C1 हाफ इज इक्वल टू CV2 स्क्वायर माइनस 1/CV1 स्क्वायर, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू आपका लगभग आ जाएगा, वैल्यू डाल लो, यहाँ पे V2 900 आ जाएगा और यहाँ पे 900 कैसे आएगा, हाँ 900 आएगा, और यहाँ पे 3260 जा रहा है ना, तो 6 6 36 6 6 30 15 का। अच्छा ये पहले अक्रॉस द पीरियड जब W था तो V कितना आ रहा है, ये था 15 का स्क्वायर 225, तो ठीक है। तो C आ जाएगा मेरा, W आ जाएगा मेरा हाफ C, एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। W आ जाएगा मेरा हाफ C, ठीक है, इन ब्रैकेट 900 माइनस 225। इसी तरीके से मेरा C कितना आ जाएगा 2/675 W। इस तरीके से आप दूसरे सेकंड केस में डालो, सेकंड केस में सेम चीज आ जाएगी, W डैश इज इक्वल टू 1/C इन ब्रैकेट 600 का स्क्वायर 3600 माइनस 30 का स्क्वायर 900, और यहाँ पे C की वैल्यू डाल दो। C की वैल्यू आ जाएगी तो W डैश आपका आसानी से निकल जाएगा। W डैश में हाफ इंटू 2/675 इंटू वर्क डन कितना आ जाएगा आपका 2700, तो लगभग W डैश कितना आ जाएगा 4W आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बार कर लेता हूँ, इन एक्सपेरिमेंट टू द फाइनल रेजिस्टेंस, ओके एक मिनट अच्छे से कर लेते इसको।
डू लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ये चीज़ मैं बोलना भूल जाता हूँ तो आप लोग भूल जाते हो। आगे इतने वीडियो डाले ना, मैं आपने मेरे को 500 तक पहुँचाया है ना, कुछ किया है, और बस आप वीडियो मांगते हो। यू हैव टू शेयर दैट कंटेंट, तब जाके मेरे को यूट्यूब मेरा रिकमेंड करेगा। आप जितना मेरा कंटेंट शेयर करोगे उतना वो यूट्यूब मेरे वीडियोस को रिकमेंड करेगा आगे। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, ये गलत बात है यार। करो, मेरे को भी मदद मिलती, फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आता है ये सब वीडियो फिर से बनाने के लिए। मैं अपना पूरा टाइम पूरा यूटिलाइज, मतलब हर एक मेरा काम छोड़कर मैं अगर आपके लिए ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, इसके लिए टाइम लगता है, यू नो दैट। तो प्लीज़ आई वॉन्ट टू एवरीवन टू बी सब्सक्राइब टू माई चैनल, और डू कमेंट, लाइक, जो भी है गलत हो रहा है कुछ सही हो रहा है, हर चीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। एटलीस्ट 500 तो भी सब्सक्राइबर आप कर सकते हो। इन एन एक्सपेरिमेंट, चलिए शुरू करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रेजिस्टेंस of the galvanometer half deflection method, pi W battery, high resistance of the 4.9 k ohm are connected to current absence in any shunt and galvanometer 30-20 division current flow. The reducing deflection by the half. The value of the shunt resistance used is 98 ohm. The figure merit of the galvanometer given is, आपका गैल्वेनोमीटर का फिगर मेरिट कितना आएगा बता दीजिए। आपको पता होगा जी का फॉर्मूला लगा दो, जी इक्वल टू आर एस माइनस आर माइनस एस, ठीक है। 4900 जो आपको दे रखा है, के था, के में दे रखा है, और इंटू 98 और इधर नीचे प्लस माइनस करो, 4900 माइनस 98, ठीक है। लगभग आप जब इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करो तो 100 आ जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर का। फिर आपको क्या निकलना है, आई जी निकलना है। आई जी आपका आ जाएगा ई बाय आर प्लस जी, आर प्लस जी। आई जी आपका आ जाएगा, ई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है आपको, 5 वोल्ट, और आपका आर कितना आ जाएगा, 4900 प्लस जी कितना है, 100। तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर। तो आप इसको कर लोगे। उसके बाद क्या निकालना है आपको, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट आपको आसानी से आ जाएगा। फिगर ऑफ मेरिट में कुछ नहीं, आपको करंट डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन और डिवीजन कितना दे रखा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर, और डिवीजन कितने दे रखे हैं आपको, लगभग 20 डिवीजन दे रखे हैं ना, ये रहा है यहाँ पे डिफ्लेक्शन या फिर 20 डिवीजन, जो भी है। डिफ्लेक्शन दिया हुआ रहता है, कभी डिवीजन दे रखे हैं, तो 50 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन कितना आ जाएगा, 50 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ग्लास स्लैब दे रखी है आपकी, ग्लास स्लैब दे रखी है, उसके बाद थिकनेस दे रखी है, प्लेसिंग इंक मार्क एज अ पीस ऑफ द पेपर फॉर द पर्सन लुकिंग एट द मार्क ऑफ द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर above it. Distance of the mark will be appeared to be 4 centimeter. The refractive index of the slab will be, okay, okay, d apparent is equal to do dAc by mu. तो d apparent अगर मैं निकालता हूँ, d apparent अगर मैं निकालता हूँ 3 प्लस 3 बाई म्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप निकालोगे तो म्यू की वैल्यू, ये म्यू है यहाँ, क्योंकि आपको दे रखा है ना 4 सेंटीमीटर, आपको डिस्टेंस ऑफ अपेरेंट दे रखा है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू लगभग आपकी आ जाएगी 3/2, ठीक है। ये म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3/2। कहाँ पे आंसर, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था, डी अपेरेंट बाई डी ए सी बाई म्यू। म्यू है ये, सब लोग सोचेंगे 4 है, म्यू है, म्यू है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बहुत ईजी है। ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आपको बतानी, फोकल लेंथ दे रखी है, आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ दे रखी है, सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑब्टेन्ड इन फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ओके। तो म्यू ई आपको बताना है, वी ई आपको बताना है -25, एफ ई आपको बताना है 6.25। यूजिंग आपका फॉर्मूला बताना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, इस तरीके से। तो म्यू ई कितना डाल लोगे यहाँ पे, -5 सेंटीमीटर, ठीक है, -5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले में डाल लोगे, ठीक है। तो म्यू वी ओ इज इक्वल टू एल माइनस म्यू ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 10 सेंटीमीटर। जब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे आपको,
ठीक है। तो फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो कि आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको म्यू नॉट म्यू जीरो आपको यहाँ पे ढूंढना है। सेम फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जब आप इसको करोगे तो आपका म्यू नॉट आ जाएगा 2-2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस आपको दे रखा है, हैविंग फोकल लेंथ आपको इतनी दे रखी है, प्लेस्ड इन ईयर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज एम्बर्ज इन वाटर। ओके, बहुत ही आसान है। फोकल लेंथ ऑफ द वाटर अगर मैं निकालता हूँ तो म्यू जी माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये आपका एयर का आ जाएगा, ठीक है, एयर का म्यू जी माइनस 1 होगा ना। और एफ फोकल लेंथ ऑफ एफ कितना आ जाएगा, म्यू जी ऑफ द वाटर -1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते तो मैंने बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे आपके लिए। तो लगभग देख लीजिए 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय आपका 1.5 इंटू 3/4 -1, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो एफ और यहाँ पे एफ डब्ल्यू की वैल्यू भी आ जाएगी, एफ जी की आपको ये सॉरी फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर वेट प्लेस्ड इन एयर। एयर की आपको कितनी दे रखी, 8 सेंटीमीटर दे रखी, तो 8 आ जाएगी यहाँ पे। फोकल लेंथ ऑफ वाटर आ जाएगा। फोकल लेंथ वाटर में कितना चेंज हो जाएगा, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर देख लेना, सब मैंने सेंटीमीटर में किया क्योंकि ये यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में दिया था। तो यहाँ पे लगभग फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर दे रखी, फोकल लेंथ आपको दे रखी है, ओके 60 वगैरह, फुल साइज इवन। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे लगभग -5 इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -60 अपन में -60 बाय म्यू। इसी तरीके से निकाल लेते हैं। मैं इजी है, फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूले अगर याद है तो इस तरीके से आपका फिजिक्स जल्दी चुटकियों में हो जाएगा और आप अच्छा सा स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। -72 सेंटीमीटर मतलब दे रखा है, दिया नहीं माइनस यहाँ पे, बट फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव फिजिक्स वगैरह दे रखी है। इसको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ई का फॉर्मूला डाल देता हूँ। ई मेरा आ जाएगा KQX बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का 3/2, ठीक है। तो KQ √8R डिवाइडेड बाय 8R अंडर रूट से हट जाएगा 8R प्लस आर का स्क्वायर, मतलब आर ही दे रखा है, आर का स्क्वायर आर प्लस आर 9R का स्क्वायर इन ब्रैकेट 3/2। जब आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ऊपर 8√2 8R तो बचा ही रहेगा, यहाँ पे 2√2 KQ बाय 27R², इस तरीके से आपका आ जाएगा। या फिर ये भी थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, आसानी से आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। द इक्वल चार्जेस आर क्यू आर प्लेस्ड इन ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ओके। वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज -q फ्रॉम द सेंटर टू द इंफिनिटी। बहुत ही आसान है। वर्क डन मेरा आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ द चार्ज एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल। एफ फाइनल मेरा 0 है, वर्क डन इज इक्वल टू 8 इंटू एफ फाइनल मेरा 0 है। एफ इनिशियल कितना आ जाएगा, वर्क डन मेरे को निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, वर्क डन इन कैरिंग -q फ्रॉम द चार्ज, ओके। Equal charge of the work done in carrying -q from its center to infinity is, मेरे को vi निकालना होगा। तो vi निकालने के लिए सेम चीज है, q इंटू -q इंटू कितना चार्ज दे रखा है, 8 इक्वल चार्जेस दे रखे, 8 इंटू मेरा KQ बाय √3/2a, क्योंकि आपको कहाँ पूछ रहा है, सेंटर से इन्फिनिटी, इक्वल चार्जेस प्लेस इन द कॉर्नर ऑफ द
क्यूब सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक पूछ रहा है ना, यही आएगा, एकदम सही है। तो लगभग आपका जो है 16 k³ इसका ना सॉल्यूशन मेरे को डीएम करो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। और आंसर मेरे को 4 बता रखा है, देखते हैं इसका, ठीक है, लास्ट में देखते हैं। मेरे को ऑप्शन में भी आप बता सकते हो, और ये होमवर्क भी भाई, देखते हैं कितने लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे पता है आधे लोग तो पहुँचेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको प्रोटॉन दे रखा है, प्रोजेक्टेड विद द स्पीड आपको दे रखी है, और स्पीड ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 टू द एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, इज अप्लाइड अलॉन्ग द वाई एक्सिस। द पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज ओके। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा वाई वी और ये एक्स, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका P और ये आपका देखने को मिलेगा। तो R = mv sin 30 डिवाइडेड बाय QB, mv sin 30। तो R मेरा आ जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 ओके, इंटू 2 × 10⁻6 × हाफ, ठीक है। और Q की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19, ये 1 चार्ज है, 0.104 आसानी से आ जाएगा। जब मेरा इसको सॉल्व करोगे तो R मेरी 0.1 आ जाएगा। मेरे को क्या पूछ रखा है, बोथ द पाथ टेस्ला अप्लाई द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे को T निकालना है क्या, यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकालना है। टाइम पीरियड आ जाएगा 2π m/QB, 2πm मेरे को आ जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 0.104। तो t कितना आ जाएगा मेरा 2π × 10⁻⁻7 सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश अलोंग विद दिस A B C D E F G H F rectangular loop circular I suspended in a magnetic field, which case of current stable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको देखना है। तो एक मिनट, यहाँ पे ना डायरेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये E वाला देखिए डायग्राम और F वाला डायग्राम देखिए। ऐसा क्यों, क्योंकि A में अगर आप निकालोगे एंगल बिटवीन लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, टॉर्क कितना आ जाएगा मेरा 0। उसके बाद F में भी देख लो, टॉर्क मेरा 0 आएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल। पर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, 0 की तरफ जा रहा है ना। इन ईच केस दोनों भी आपको, दोनों भी साइड से अगर आप करोगे तो यहाँ पे E और F मेरा आंसर जाएगा। तो फर्स्ट आंसर जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन जाएगा, बताइए। पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें स्टेबल नहीं मिल रहा ना, इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल। तो यहाँ पे ओनली E आंसर जाएगा, ओनली E, ठीक है। और मैंने E और F ही क्यों देखा, मैक्सिमम में E और F के बारे में पूछ रहा है आंसर ऑप्शन में, और A और D में पूछ रहा है। A और अगर आप D में देखोगे यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबिलिटी का सेम सीनरियो जो यहाँ पे F में बन रहा है ना, सेम सीनरियो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो A और F तो A और D तो बिल्कुल नहीं आते, और B और C को तो मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देखो भाई, ज्यादा ऑप्शन में दे भी नहीं रखा, अगर आप देख भी लोगे तो भी अनस्टेबल है। फोर्थ ऑप्शन ओनली E आंसर आपका यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द करंट लूप PQRS ड्यू टू द लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी ओके। तो यहाँ पे S और R में और P और Q में आपको देखने को मिलेगा इक्वल और बट अपोजिट नेट फोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0। फोर्स बिटवीन दो पैरेलल कंडक्टर I1 और I2 में मेरे को यहाँ पे देखना है। तो F ऑफ PS जहाँ पे मैं μ0/2π इंटू I1 इंटू I2 L/R, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, दोनों में निकालूंगा PS और PQ का, दोनों का जब मैं निकालूंगा जो नेट आएगा तो PS और QR मेरा माइनस कर दो। तो PS के लिए आ जाएगा 10 इंटू 10⁻7 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 20 ओके इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2
डिवाइडेड बाय मेरा 2 × 10⁻⁻²। तो ये मेरा एफ पी एस आ गया। एफ क्यू आर कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7, 2 × 20 × 20 × 15 × 10⁻²। बस डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा, इधर 12 × 10⁻²। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 × 10⁻⁴n। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻⁻4। तो ये देख लो, दोनों को माइनस कर देना, ठीक है? माइनस कर दोगे तो लगभग आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ माइनस 1 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू आपका कितना है? 5 × 10⁻⁴ एंड न्यूटन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है? अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द इंडक्शन and resistance in series is joined to a 250 volt supply AC. It's draw a current from of the 10 ampere. If the power used in circuit is 1500 watt, calculate the wattless current. Wattless current. अच्छा, तो मेरे को P निकालना पड़ेगा यहाँ पे। P is equal to V RMS IRM cos थीटा, ठीक है? P कितना दे देगा? 150 वॉट, 1500 वॉट, 250 और 10 कॉस थीटा। तो मेरा थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा मेरा आ जाएगा, कॉस थीटा मेरा आराम से आ जाएगा यहाँ पे 3/5। और मेरा साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा, आप निकाल लेना, 3/5, ये 4/5 आ जाएगा। आसान है, 3/5 जब भी आ जाता है तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा क्यों निकाला मैंने? आई मेरे को क्या पूछ रखा है? आई मेरे को पूछ रखा है वैटलेस। आई वैटलेस का अगर मैं वैट लेस अगर मेरे को पूछ रखा है तो यहाँ पे आई साइन थीटा करते हैं। आई साइन थीटा कितना आ जाएगा? आई कितना दे रखा है? 10। साइन थीटा कितना आ गया मेरा? 4/5। तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E इज इक्वल टू 1050 sin omega t minus kx. If mu is equal to mu 4 mu naught and E is equal to E naught, then average power per unit area is. यहाँ पे एवरेज पावर पर यूनिट एरिया आपको निकालना है। यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/2 EV EP का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे V आ जाएगा आपका 1/μ E इज इक्वल टू 1/√4 mu naught इंटू E naught इज इक्वल टू C/2, ठीक है? मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एवरेज पावर पर यूनिट मेरे को पूछ रखा है। तो ये वाले फॉर्मूले में डालू, आई इज इक्वल टू हाफ ई नॉट ई C/2 ई पी का स्क्वायर। आपको वैल्यू डालनी है बस। तो हाफ ई पी कितना आ जाएगा? 8.8, ई नॉट कितना आ जाएगा? 8.8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 50 का स्क्वायर। तो इसको निकालते बैठिए, आई आपका आ जाएगा 1.65 वैट पर मीटर स्क्वायर। 1.65 वैट पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। A pure semiconductor crystal has a 5 × 10⁻20 atoms per centimeter cube. It is dropped by the 1 ppm concentration of the pentavalent element. The number of the holes in the doped semiconductor is. Okay, बहुत ही आसान है। NeNH is equal to Ni square, where Ne is equal to 1/10⁻6 into 5 into 10⁻22 into 10⁻6 मीटर, ये आ जाएगा होल क्यूब। तो Ni मेरा आ जाएगा, कैसे किया निकाल लेना, बहुत ही आसान तरीके से किया मैंने। Ni आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर माइनस क्यूब, ठीक है? इस तरीके से आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 तो दे नहीं रखा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, कुछ तो गड़बड़ की यार।
Ni 1.5 इंटू 1.5 ना, अच्छा नंबर ऑफ एन होल बच Ni दे रखा है, सॉरी गाइस, माय अपोलॉजी। ठीक है, पूरा ही गलत कर दिया मैंने। एक मिनट, नंबर ऑफ होल चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? नंबर ऑफ प्योर सेमी क्रिस्टल atom per centimeter if doped in 1 ppm concentration pentavalent element, number of hole doped in semiconductor is? आई थिंक सो इसमें डायरेक्ट NH और इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू डाल देना क्रिस्टल सेमीकंडक्टर की, और इसका मुझे आंसर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका मुझे आंसर दे देना क्या आएगा। मेरे हिसाब से तो पता नहीं मुझे, और आई होप सो यही आएगा। थर्ड आना चाहिए, थर्ड या फिर फोर्थ, नहीं थर्ड नहीं तो फर्स्ट, थर्ड देख लेना एक बार मुझे। ये आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ मुझे बता देना कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, इस हिसाब से मैं भी यहाँ पे कर लूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 23rd क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गेट्स इन इक्विवेलेंट टू, ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी जो है हमारा, पहले ए प्लस बी हो जाएगा, और ये ए नॉट है ना, ए नॉट में ए डॉट बी, बी का नॉट है मतलब इनवर्स में चले जाएगा। वाई क्या आ जाएगा, वाई मेरा आ जाएगा ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी इनवर्स। ए इनवर्स बी इनवर्स को हटा दो, ए प्लस बी डॉट ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, ए प्लस आ जाएगा। इस तरीके से कर लोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगभग देखने को मिलेगा वाई आपका आ जाएगा ए डॉट बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स डॉट बी, इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका XOR ये वाला गेट है आपका। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इन लीनियर मास डेंसिटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इतना, द ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपोगेटिंग ऑन द स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दे रखी है, वेयर द x एंड y आर मेजर इन मीटर एंड t इन सेकेंड, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेटली। टेंशन का क्या है, t इज इक्वल टू म्यू v स्क्वायर, कितना दे रखा है म्यू आपका 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, v का स्क्वायर कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.12 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से, तो 0.12 न्यूटन आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अ ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड विद द 2 ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग द लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 31 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले तो ये वाला और ये वाला ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहा है, तो 30 सेंटीमीटर का 4 बीट पर सेकेंड। ठीक है, 4 बीट पर सेकेंड, तो यहाँ पे मेरा f+4 हो सकता है और एक में मेरा f-4 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 ओपन ऑर्गन पाइप है हैविंग द लेंथ 30 एंड 31 बीट्स पर सेकेंड, तो जिसपे 30 है f+4, इसको यहाँ पे मैं 30 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, यहाँ पे 31 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। f आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, तो f+4 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30, f-4 इज इक्वल टू 31, इस तरीके से आ जाएगा ट्यूनिंग फोक का। यहाँ पे 30f+4 इंटू 30 इज इक्वल टू 31f-31 इंटू 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेना, तो मेरा f जो है आसानी से आ जाएगा 244 मेरा हर्ट्स आपका f आते हुए देखने को मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट the energy release is depend on the mass of the uranium sample m and the length of the oscillator L and the frequency f of the oscillator as E is equal to m, क्या है m का x, L का y, f का z, then x plus y plus z। ओके, बहुत ही आसान है। E कितना दे रखा है मेरे को
एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, एफ की पावर जेड। ठीक है, मेरे को दे रखा है ये ई का डायमेंशन क्या होता है, M1 L2 T-2। तो डायरेक्टली मेरे को x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, ये सबको प्लस करोगे, नहीं z इज इक्वल टू -2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, हाँ -2 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 -2, 1 आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी में आई थिंक सो T-2 हो जाएगा। अरे ये यही तो गड़बड़ हो जाती है, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे रुक जाओ, Z-2 नहीं आएगा, Z2 आएगा, कैसे बताऊँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहाँ पे M इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा X, L इज इक्वल टू वाई, मतलब कैपिटल L, और F की जगह पे फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, T-1 की पावर Z आएगा। तो मेरा Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। यहाँ पे Z है, ये Z की वैल्यू आ जाएगी +2। तो +2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5 आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा, सेकेंड आंसर जाएगा। वेरी गुड, अच्छा हो गया, समझ में आ गया एंड टाइम पे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, द सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड द फॉलोइंग, ये बहुत ही आसान है, आप निकाल लेना। इसमें मेरे को पता है कि यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, बाकी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, 4.3 इज इक्वल टू, तो 15.3 सेंटीमीटर मेरा आंसर गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है मेरे को, कौन सी करेक्ट है, 1.2, 1.2, 5 + 2 कितना हो गया, 7, जो कि 5 से बड़ा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 3 कंसिडर कर सकते हैं। तो 3.3 इस तरीके से, माइनस में है ना, तो 3.3 एकदम सही है, सेकेंड ऑप्शन ही जाएगा। बाकी का आप देख लेना, चेक कर लेना, आंसर गलत है। उसके बाद, when a mass m is attached to the string is extended by the 0.2 meter, the mass m is given as slightly addition to the extension and release the find the time period of the, okay, यहाँ पे एम जी इज इक्वल टू मेरा डायरेक्टली KX0 X0 कर लूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मास ऑफ द अटैच ऑफ द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय दिस मीटर, okay, and this mass is given slightly addition, extension and release, then the find the time period, take G is equal to uh, एक मिनट गाइस, ठीक है, तो मास स्लाइटली एडिशन टू एक्सटेंशन एंड रिलीज द फाइंड द टाइम पीरियड यहाँ पे बोल रखे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम। M/K इज इक्वल टू आपका X0/K आ जाएगा 0.2/10, क्योंकि आपको वैल्यू दे रखी थी, इसलिए मैंने X0/K की वैल्यू यहाँ पे निकाल। T इज इक्वल टू हमारे क्या आ जाते हैं, 2π/√m/K, तो यहाँ पे 2π आपका कितना आ जाएगा, M/K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2/10, तो मेरा 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू डिवाइडेड बाई √2, और पाई भी है ना, तो इसको कैसे करूँगा, एक मिनट एक मिनट, M/G क्या आएगा ना, हाँ M/G क्या आएगा, π² भी हट जाएगा, तो 2/10, 1/5, 2/√5, हाँ सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, जी को अगर मेरे को π² अगर मेरे को रखना है,
जी की वैल्यू मेरे को पाई स्क्वायर अगर रखनी है तो देख लेना यहाँ पे, टेक जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इन टाइम पीरियड। देख लेना पाई तो हट जाएगा, क्योंकि अगर मैं पाई अंदर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के फॉर्म में अंदर जाएगा ना, तो जी से तो हट ही जाएगा वो। और सही है, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ द कार accelerating uniformly increasing from the 20 meter per second, okay, 80 meter per second passing through the distance 200 meter, then the time taken is, time taken बता दीजिए। टाइम टेकन बहुत ही आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें डाल दो। डायरेक्टली फॉर्मूला डालो, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी टी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 20 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। टी आ जाएगा मेरा 4 सेकेंड। बहुत ही आसान से आ गया। द बॉम्बर प्लेन मूव horizontally with speed 500 meter per second. Bomb released from it and they strike the ground in 10 seconds. The angle in horizontal which is strike the ground will be, एंगल क्या है बता दो। बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे अगर रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे वी एक्स होगा कुछ, यहाँ पे कुछ इसकी वी वाई जा रही होगी और यहाँ से ये रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को थीटा निकालना है। तो मेरा वी वाई कितना आ जाएगा, जी टी के इक्वल आ जाएगा। और जी टी कितना आ जाएगा मेरा, जी टी मेरा 100 आ जाएगा। और वी एक्स मेरा कितना आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो मेरा tan थीटा इज इक्वल टू वी एक्स बाय वी वाई, वी वाई बाई वी एक्स। तो 100/5, तो 1/5, tan इनवर्स 1/5। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। If the VRMS of the O molecule is equal to the VRMS of the H2 molecule at 20 K, the temperature of O2 is, अच्छा बेटा तो कुछ नहीं, VRMS इक्वल टू VRMS ऑफ O2, VRMS O2 इज इक्वल टू VRMS ऑफ H2 कर दो। टेम्परेचर ऑफ द O2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द H2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ H2। ठीक है, इसी तरीके से टेम्परेचर ऑफ O2 इज इक्वल टू 20 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2। तो टेम्परेचर ऑफ O2 इज इक्वल टू आपका 320, यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को मिला 320 के में आ गया। तो टेम्परेचर ऑफ O2 अगर आप कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्टील पाइप दे रखा है, टेकन इन दिस पार्ट ऑफ द पॉइंट, द मेजरमेंट एंड द पीस ऑफ द वुड यहाँ पे दे रखा है। गिवन करेक्ट मेजरमेंट, पीस ऑफ द वुड बीइंग मेजर्ड इन a steel tape 0 degree Celsius, reading is 25 centimeter on the tape, the real length of the given piece of the wood must be, बता दीजिए क्या आएगी। स्टील मेरा 27 डिग्री सेल्सियस 25 सेंटीमीटर है, 0, वुड एज इट इज रहेगा। जब मैं स्टील को क्या कर रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस, रीडिंग इज करेक्ट, मीन्स द रॉड ऑफ द लेंथ क्या हो जाएगी मेरी 25 सेंटीमीटर से एक्चुअल से कम हो जाएगी, ऑफ एक्चुअल स्केल एट 20 डिग्री सेल्सियस पे कम हो जाएगी। तो लेस देन 25 डिग्री सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। गिवन वुड मस्ट बी 20 डिग्री सेल्सियस से मेरा लेस होगा कि इंक्रीज होगा वो बताना, वुड से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो एट 0 डिग्री रीडिंग ऑफ द स्केल इज 25 सेंटीमीटर। 20 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी, रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, assertion reason, given assertion and reason are given. The incolloidal pendulum angular momentum about its vertical axis remain constant, हाँ एकदम सही है। net torque about the vertical axis of the conical pendulum is not zero। अगर वर्टिकल एक्सिस में नेट टॉर्क हमारा जीरो रहेगा तो हेंस द एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व ना, तभी जाके होगा ना। तो नॉट जीरो कैसे, जीरो होना चाहिए, तो गलत है। assertion is true, reason is false। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, द पैन फिल्ड विद द हॉट फूड ऑफ द कूल फ्रॉम, अच्छा इतना से इतना 2 मिनट में, एंड रूम टेम्परेचर फ्रॉम इतना तो इतना। भाई इसको न्यूटन्स फार्मूला शायद से लगेगा यहाँ पे, हाँ सही है एकदम, न्यूटन्स कूलिंग फार्मूला।
94 माइनस 86 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू के 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। एक और बनेगी यहाँ पे 71 माइनस 69 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू के 71 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 69 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। जब आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली जो टी की वैल्यू है ना, ये वाली टी की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो जो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे टी की वैल्यू मेरी 7/10 मिनट आ रही है। अगर आप सेकेंड में निकालते हो तो 42 सेकेंड यहाँ पे आंसर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। आपको बस ये फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई नो थोड़ा फास्ट चल रहा है, बट इस समय मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो आपके लिए स्पून फीडिंग जैसा हो जाएगा। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं, आपको नहीं आएगा। मैंने जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ भी करता हूँ, तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो बता देना, कुछ भी गलत हुआ सॉल्यूशन वगैरह तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ओके। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस डायटोमिक गैस इफ द does not work does a work at q by 4 when the heat is of the q supplied to it is। अच्छा, q is equal to ओमेगा प्लस डेल्टा u, सॉरी w प्लस डेल्टा u। मेरा w कितना दे रखा है, q बाय 4, और मेरा q कितना आ जाएगा, q बाय 4 प्लस डेल्टा u। c मोलर स्पेसिफिक हीट वगैरह 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 फालतू की। तो मैं डेल्टा यू की जगह पे मैं डेल्टा सी एन जी आर टी म्यू सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू की जगह पे मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ। एक मिनट गाइस, म्यू सी वी डेल्टा टी, तो यहाँ पे आ जाएगी म्यू कितना है मेरा 3/4, सी वी की वैल्यू मेरी 3/4 सी आती है, म्यू सी डेल्टा टी वहां पे डाल दो बस, सी वी की जगह पे, और 4/3 के जगह पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा C इज इक्वल टू 4/3 सी वी म्यू बाई सी, और F बाई डायटोमिक गैस के लिए F/R भी निकालना पड़ेगा आपको। तो मेरा यहाँ पे C कितना आ रहा है, 4/3 सी वी के जगह पे मैं F/2R लिख सकता हूँ। 4/3 इज इक्वल टू F/2R। डायटोमिक आपका F कितना होता है, 5 होता है डायटोमिक के लिए। तो एक मिनट थोड़ा सा और जगह लगेगी हमें। तो 4/3 डायटोमिक हमारा 5/2 इंटू R, इस तरीके से आ जाएगा। तो C मेरा आ जाएगा 4/3 इंटू 2/5, मतलब 10/3R, ठीक है। इस तरीके से मेरा C आ रहा है। मेरे को क्या निकालना था यहाँ पे, बस वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि आप यहाँ से आपको डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3/Q/4। डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी थी आपको, और फिर डेल्टा यू को इस फॉर्मूले में डालना था, फिर सीवी की वैल्यू निकालनी थी, और इस तरीके से आपका सीवी की वैल्यू आ जाएगी। डायटोमिक गैस के लिए आपका एफ कितना होता है, 5 होता है। तो आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो आंसर है मेरा 10/3R। इससे मोलर हीट कैपेसिटी आपकी आ गई ऑफ द डायटोमिक गैस। उसके बाद बात करते हैं, अ चेन ऑफ मास m लेंथ l इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल इन सच ए वे दैट इट्स 2l/5 पार्ट इज हैविंग बिलो एज ऑफ द टेबल। फाइंड द वर्क डन टू द पुल ऑन द टेबल टू हैंगिंग द पार्ट ऑफ द चेन। ओके, हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन यहाँ पे 37 की बात कर रहा है। तो क्या है, find the work done to pull up on the table hanging part of the chain। तो वर्क डन जो है मेरा mgl आ जाएगा, डायरेक्ट हैंगिंग पार्ट mgl/2n²। आराम से आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 5/2 की लोगे यहाँ पे,
5/2 और वेट आपका आसानी से आ जाएगा। mg कितना है 2mg L/25, n स्क्वायर है ना, 25 हो गया, 4 ऊपर चला गया और 2 से 2 कट गया, तो यही आपका आंसर आ गया, आसानी से आ गया, फर्स्ट ऑप्शन तो है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन। नेक्स्ट बार कर लेते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है, नहीं ये वाला नहीं है, अगला वाला शायद से। 2 मीटर 2m लॉन्ग rod of the length 1 centimeter which is fixed from the one end in is given twist is 0.8 radian, the shear strength develop in the radian will be okay। तो रेडियन में हमारी कितनी हो जाएगी L अल्फा इज इक्वल टू R डॉट थीटा, ठीक है। तो मेरा अल्फा आ जाएगा कितना 1 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.004 रेडियन, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर करना शुरू करोगे, ठीक है। इतनी गर्मी में अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए ठीक है। 39 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ना एनसीईआरटी में दिए रखा है इसके बारे में, 263 पेज नंबर पे है, हाँ 263 पे ही है, तो आप इसको अच्छे से एक बार उसको रीड कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्वाइस द फोर्स ऑफ द अडर्शन, द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ ऑप्शन है इसका ए सी और डी, ए सी डी। तो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने फिगर वगैरह बना के, और काफ़ी लेंदी एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ आप इसको रेफर करो, वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, और आप इसको कमेंट करके सिंपल फॉर्म में मेरे को एक्सप्लेन करके बता सकते हो, बच्चों को, मतलब जो भी बच्चे कमेंट रीड करते होंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया कि क्या है, एक बार पढ़ लेना, कुछ नहीं यहाँ पे फोर्स के बारे में बताया कि किस तरीके से फोर्स यहाँ पे जाएगा, तो रिजल्टेंट शेप क्या आ जाएगा, एच का फॉर्मूला लगता है 2t cos थीटा RQP वाला, और डिवाइडेड बाय RQP, और वो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 40 की, यहाँ पे बात करता हूँ 40 क्वेश्चन की, सबसे आसान क्वेश्चन है सबके लिए। स्ट्रिंग दे रखी है, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, टी, नीचे 2mg, ऊपर यहाँ पे फिर से टी, और नीचे क्या है mg। जब इसको कट कर लिया तो ऊपर सिर्फ टी लगेगा और नीचे लगेगा 2mg, कट कर दिया, नीचे का मास का क्या ज़रूरत है हमें, तो डायरेक्टली फॉर्मूला 2 इक्वेशन बनेगी, टी डैश इज इक्वल टू mg जो हमने कट कर दिया, और एक और है टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2m के लिए 2mg प्लस टी डैश, हाँ क्योंकि जब भी इनिशियल स्टेज, ये टी डैश मान लो, जब भी इनिशियल स्टेज पे था, फ्रॉम 1 and 2 अगर आप निकालोगे तो टी आपका आसानी से आ जाएगा, कितना अगर 2mg प्लस mg इज इक्वल टू 3mg, ठीक है। 3mg आ गया आपका 1 and 2 में से निकालोगे, तो इन स्ट्रिंग इज कट, जब आपका स्ट्रिंग कट कर दिया तो डाउनवर्ड आपका जा रहा है, तो फ्रॉम द मास ऑफ द एफ नेट कितना आ जाएगा 2m, जब मेरा स्ट्रिंग एफ नेट निकाले स्ट्रिंग कट करने के बाद 2m ए एक्सेलरेशन ऑफ द 2m, एक्सेलरेशन ऑफ द 2m कितना है, एफ नेट कितना है t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m एक्सेलरेशन ऑफ द 2m। मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ द 2m निकालना है ना बस, इसमें तो आसान है। t की वैल्यू कितनी आ गई थी 3mg, 3 माइनस टू यहाँ पे mg बच गया, mg यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2m दे रखा है, 2m मेरा डिवाइड में जाएगा, m से m कर गया, g/2 मेरा एक्सेलरेशन आ गया, g/2 मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अपवर्ड एक्सेलरेशन मेरा कहाँ पे आ गया, अपवर्ड g/2, क्योंकि ये कट हो गया तो स्प्रिंग इसको अपवर्ड खींचेगी पहले, तो g/2 मेरा अपवर्ड हो जाएगा और दूसरा g/2 डाउनवर्ड जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है इसका, एकदम करेक्ट, पहले आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, बस लास्ट के 5 क्वेश्चन जल्दी से खत्म करते हैं इसको।
Two bodies A and B are equal masses, are situated in air, distance d, and gravitational force between them is F. Now 50% of the mass is transferred from the body A to B and the distance between them is reduced d by 2. The space around them is now filled with the liquid of the specific density 3. The gravitational force now will be, बहुत ही आसान से, F is equal to G m dot m by d square is equal to G m square by d square. ठीक है, एफ डैश कितना आ जाएगा मेरा, जी क्योंकि 50% है ना, एम बाई टू डॉट 3m/2 डिवाइडेड बाय डी बाई टू होल स्क्वायर, डी बाई टू होल स्क्वायर. तो मेरा एफ डैश आ जाएगा 3gm/d² इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 3f. इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरा. ठीक है, आसान था, बस फॉर्मूले में डालना था. अ बॉडी क्रॉसेस टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल, द क्रिटिकल स्पीड इफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल विल बी. तो यहाँ पे अगर मेरे को पता होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्रिटिकल स्पीड जी आर होती है. उसके बाद मेरे को यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे वी डैश मेरे को पूछ रहा है. ठीक है, ये जी आर है, 9r नहीं जी आर, वी डैश पूछ रहा है. तो कुछ नहीं, वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gr. इस तरीके से कर लूंगा. तो इसका सॉल्यूशन बड़ा आएगा क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं. आई होप समझ रहा होगा. आई नो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ बट आपके लिए ही बेनिफिशियल है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल. तो प्लीज, ठीक है, वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gr. ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा gr प्लस 2gr इज इक्वल टू 3gr. तो मेरा वी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 3gr स्क्वायर. वी स्क्वायर आपका डायरेक्ट 3gr लिख दूं मैं, हाँ क्योंकि वी डैश का स्क्वायर है ना यहाँ पे ये, और अपॉन में r. तो यहाँ पे लगभग 3g आएगा एक्सेलरेशन आपका. सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 53. A ball 1 collide with the another identical ball at rest. For what value of the coefficient of the restitution E, the velocity of the second ball become 2 times that of the first after collision. भाई साहब बता दीजिए collision में क्या करोगे. पहले क्या था, मेरा m था, ये m था, फिर ये कुछ स्पीड से u से चल रहा था, फिर ये मेरा m है, ये कुछ e स्पीड से चल रहा है. तो यहाँ पे मेरा m आ जाएगा जो कि मेरा v से चल रहा है, और मेरा m जो है 2 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल था उससे 2 टाइम्स हो गया. ठीक है, सेंटर ऑफ मास लगा लेता हूँ, COME सेंटर ऑफ मास नहीं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम COLM. ठीक है, m इंटू म्यू इज इक्वल प्लस 0. यहाँ पे आ जाएगा m इंटू वी प्लस m इंटू 2v. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा u इज इक्वल टू 3v आ जाएगा, u इज इक्वल टू 3v. तो e की वैल्यू डालनी है आपकी, e की वैल्यू आ जाएगी v माइनस v1 माइनस v2, मतलब 2v माइनस v अपॉन u1 माइनस u2, u माइनस 0. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी. तो यहाँ पे आ जाएगी v बाई u आ गया, तो v बाई 3v, क्योंकि u की वैल्यू मेरी 3v आ रही है, v से v कट जाएगा, तो 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन, e की वैल्यू मेरे को निकालनी ना, e मेरा 1/3 आ जाएगा. इस तरीके से ये रेस्ट पे था. ठीक है, इसी तरीके से मेरे को निकालना था. 43 क्वेश्चन हो गया. अभी लास्ट क्वेश्चन है मेरा 44. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. अ मीटर स्टिक इन बैलेंस ऑन द नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ द कॉइन इज पुट ऑन द टॉप ऑफ द स्टिक एट 12 centimeter mark. The stick is found to be in a balance at the 45 centimeter. Then the mass of the metal stick is. Okay. तो मेटल स्टिक यहाँ पे आपको बता रखी है. मेटल स्टिक है, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इस तरीके से मेरी मेटल स्टिक बनेगी. ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ mg यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल स्टिक थोड़ा सा कॉइन मेरा प्लेस किया ना मैंने, कॉइन प्लेस करने की वजह से अलग mg लगेगा इस पे. टोटल 100 सेंटीमीटर है. यहाँ पे यहाँ से इतना इसका है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है,
5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरा 33 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ पे कुछ पॉइंट पे हमने 10 ग्राम लगाया ना, तो 10 जी लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज। ये मेरा डायग्राम आ गया। टॉर्क नेट कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं 10 जी इंटू 33 करूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना ही लेंथ है, और यहाँ पे मैं एम जी इंटू 5 करूँ, तो मेरे को यहाँ पे मास की वैल्यू आ जाएगी 66। कितनी आ जाएगी, 66 ग्राम। ओके, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के साथ हमारा लगभग फिजिक्स का मॉक अच्छे तरीके से खत्म हो गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी of the liquid by the measuring the thermal velocity. It was observed that the ball of the mass pi by 2 gram having the radius 0.5 centimeter and 5 second will fall steadily through the height of the 50 centimeter inside the long column of the liquid of the density 12.5 1.2 gram per cc. The coefficient of the viscosity will be, भाई हे राम, तो यहाँ पे रो कितना आ जाएगा, m बाई बी मेरी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, मेरी m कितना आ जाएगा, मैं पाई बाई, क्योंकि मास है पाई बाई 2, ठीक है। वॉल्यूम मेरा आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर 0.5 का होल क्यूब। तो लगभग मेरी जो है डेंसिटी आ जाएगी 3/8 इज इंटू 1/0.125 इज इक्वल टू 3 ग्राम पर सीसी। अब मेरे को निकालना है एन, विस्कोसिटी कांस्टेंट, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय वी टी इंटू जी। वी टी मेरा क्या आता है, वी टी एस बाई टी होता है, ठीक है। एस बाई टी की वैल्यू आपको डालनी है, टी स्मॉल टी, हाँ कैपिटल टी नहीं, बस वैल्यू डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। मैं वैल्यू डाल के दे देता हूँ, आपको बस आंसर निकालना है। 2/9 ने आंसर निकाल के लाया हूँ मैं, बस आपको आंसर एक बार खुद से निकालना है। 2.5 3 माइनस 1.2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा, नहीं 980 और इंटू 5 जी जो है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 50, वी टी आपका 50 आ जाएगा। तो लगभग जो है आपका 9.8, ठीक है, 9.8 पाइसन आ जाएगा। इसकी यूनिट वगैरह आपको अच्छे से निकालनी है, सीसी को किस तरीके से मैंने पॉइसी में किया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 9.8 सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, और इसी के साथ आपका पूरा मॉक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई वांट यू टू प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका पेपर होने से पहले मैं और 2-3 मॉक्स जो है फिजिक्स से ज़रूर लाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। डरना मत, बहुत अच्छे से पेपर देना, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।